अनिल जी, स्पेशल पिक का बिगुल बजा दिया सर, बताएं के लिए एक ऐसा मल्टी बैगर स्टॉक जो अच्छे दाम में मिल रहा है। दीप, पहली चीज तो ये कि देखिए, जब भी आप हाई रिस्क स्टॉक कोई चुनते हैं तो ये मानकर चलें कि जहां रिटर्न आने की संभावनाएं ज्यादा होती है तो वहां पर रिस्क भी थोड़ी ज्यादा होती है। और वो इसलिए क्योंकि कई सारे स्टॉक्स ऐसे होते हैं, जैसे आपने एग्जांपल ही यस बैंक का दिया, तो यस बैंक को जब 12-13 रुपए में हमने स्ट्रांगली रिकमेंड किया था तो लोगों का इंटरेस्ट ही खत्म हो गया था। 1200-1300 रुपए वाले स्टॉक को सब खरीदना चाहते थे, 12-13 वाले स्टॉक को कोई खरीदना नहीं चाहता था, क्योंकि सबको लगता था अब क्या होगा। लेकिन वहीं पर आपके लिए पैसे ज्यादा बनते हैं। आप सोचिए, कुछ ही महीनों में आपके 12 रुपए वाला स्टॉक 21-20 रुपए, जो भी 22 रुपए हो गया, तो आपके 50% से ज्यादा के रिटर्न बन गए कुछ ही महीनों में। इसी तरह का एक स्टॉक और मैं आपको देने जा रहा हूं जो लो प्राइस स्टॉक है, जो एक टर्न अराउंड स्टोरी बढ़िया हो सकती है, लेकिन एक कंडीशन में पहले बता दूं कि आप ये मानकर चलें कि आपको कैपिटल लॉस भी हो सकता है, क्योंकि वहीं पर ज्यादा रिस्क है, वहीं पर ज्यादा रिटर्न की गुंजाइश बनती है। लेकिन जो एजम्पशन हम मान रहे हैं और वो सही हुए, जैसा कि हमने एज्यूम किया था कि यस बैंक टर्न अराउंड हो जाएगा और वो होने के कगार पर है और दिख भी रहा है, आप परफॉर्मेंस इंप्रूव होते देख रहे हैं। वैसा ही एक और स्टॉक है जिसकी मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये टर्न अराउंड होगा, और ये टर्न अराउंड अगर होना है तो 2021 में ही हो जाएगा। तो आपको एक काम करना है, पहली चीज आप अपनी रिस्क के हिसाब से ले, जो मैं आपको स्टॉप लॉस दे रहा हूं आपको फॉलो करना है इन्वेस्टमेंट पर भी, और उस हिसाब से ले। पेशेंस रखें, हर रोज भावना देखें, आराम से आप शांति से लेकर बैठेंगे, या तो आपका 15-20% नीचे का स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा, या स्टॉक आपको यहां से 50 से 100% का रिटर्न देगा। जो भी होगा आपको पता चलेगा। तो चलिए, अब मैं स्टॉक का नाम आपको बताता हूं, और वो है आइडिया। 10 रुपए 25 पैसे, 10 रुपए 50 पैसे के आसपास आइडिया ट्रेड कर रहा है। ये है वो स्टॉक जो यहां से एक बढ़िया टर्न अराउंड स्टोरी 2021 में साबित हो सकता है। 2020 का जो हमने कल शो किया था, परसों अवार्ड शो, मोस्ट टॉक्ड अबाउट स्टॉक, और ये सब उसमें आइडिया था ही। तो आइडिया को जितना सुर्खियों में रहना था पिछले साल रह गया, और पिछले साल जो कुछ भी इसके लिए खराब होना था अब तक का सबसे खराब हो चुका है। मेरा ये समझना है यहां से आइडिया एक बढ़िया टर्न अराउंड स्टोरी बन सकती है, क्योंकि अब दो चीजें आइडिया के फेवर में हो रही है। पहली चीज जो हो चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आने के बाद जो तलवार लटकी हुई थी वो सब क्लियर कट हो गई कि अब इन्हें कितना पैसा कब कब कैसे कैसे देना है। पहली चीज वो क्लियर हो चुकी है। दूसरी चीज जो क्लियर हुई हुई है कि प्रमोटर्स ने अपने इरादे बता दिए कि वो कंपनी को जिंदा रखना चाहते हैं, टर्न अराउंड करना चाहते हैं, और पूरी तरह से उन्होंने नए लोगों, नए प्रोमो के साथ में लॉन्च किया। इसका मतलब ये कि वो इतना खर्चा करके सीरियस प्लेयर के तौर पर बने रहना चाहते हैं, छोड़कर भागना नहीं जाता है। पहले ऐसा लग रहा था कि प्रमोटर इस कंपनी को चलाएंगे नहीं चलाएंगे, एडिशनल पैसा डालेंगे नहीं डालेंगे। वो डर इसलिए लग रहा था कि अगर वो प्रमोटर पहले कहते तो शायद उन पर लाइबिलिटीज ज्यादा आने का डर था, लेकिन वो चीज क्लियर हो गई। अब तीसरी और बड़ी चीज जो है वो है कंपनी के लिए फंड रेजिंग को लेकर। हाल ही में कंपनी ने कहा है वो 50,000 करोड़ रुपए तक का फंड, 25,000 करोड़ रुपए तक के फंड जुटाने की योजना बना रहे हैं। तो जैसे अब फंड्स आने लगेंगे वैसे वैसे इस कंपनी का सब्सक्राइबर बेस बेहतर होगा, धीमे धीमे इस स्टॉक में परफॉर्मेंस फिर से आने लगेगी। तो ये एक हाई रिस्क स्टॉक है जो आपको बड़े रिटर्न देने की ताकत रखता है। सिंपल है, 10:15 10:30 के आसपास लीजिएगा। आपको स्टॉप लॉस लगाना है 8.5 रुपए का क्लोजिंग बेसिस पर, सिर्फ 8.5 रुपए का क्लोजिंग बेसिस पर आपको स्टॉप लॉस लगाना है, यानी कि यहां से 2 रुपए नीचे का। तो आपकी मैक्सिमम रिस्क 2 रुपए की है। रिटर्न जो बन सकते हैं जिनको शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड करना है वो 12 रुपए और 12 रुपए 50 पैसे, 2 टारगेट रख लीजिए। मैं आपको अलग अलग टारगेट इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको ध्यान रहे आप किस हिसाब से खरीद रहे हैं। 12, 12, 50 ये आपका पहला टारगेट हुआ शॉर्ट टर्म के लिए। से मीडियम टर्म के लिए आपके टारगेट बनेंगे 15 और 17 रुपए के, वो आपके दूसरे टारगेट बनेंगे 15 और 17, जो आपको साल भर के लिहाज से अगर आप व्यू रखकर चलें। और अगर जैसा कि हम उम्मीद कर रहे हैं वैसा ये कंपनी टर्न अराउंड हो गई है, फिर से सीरियस प्लेयर के तौर पर आती है, तो फिर ऐसे में इस स्टॉक का फाइनल टारगेट 25 रुपए के आसपास होगा। ठीक उसी तरह से जैसे यस बैंक में हमने 25 से 30 रुपए के लॉन्ग टर्म टारगेट रखे हैं, वैसे ही 25 से 30 के टारगेट आपको आइडिया में भी आते हुए दिखेंगे। तो ये 3 टारगेट के लिए आपको आइडिया में करनी है खरीदारी, अगर आप रिस्क लेने की ताकत रखते हैं और रिस्क लेकर कोई एक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। 2 रुपए की रिस्क है और आने में आपके सामने है 5 से 7 रुपए, या अगर सब कुछ ठीक रहा तो 15 रुपए के आसपास। तो इन टारगेट्स के लिए यस बैंक। आई होप कि दीप आपको जो जिस तरह का स्टॉक आपको चाहिए था वो मिल गया।
बिल्कुल अनिल जी, और जबरदस्त एक्शन आ सकता है। जैसे कि आप पोटेंशियल इसकी देख रहे हैं, यहां से ट्रिपल हो सकता है स्टॉक, डबल 2.5 गुना तक के तो टारगेट्स अनिल जी दे ही रहे हैं, बट पोटेंशियल है ट्रिपल होने की। तो शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म तीनों लिहाज से आप देख लीजिए। वोडाफोन आइडिया पर नजर रखिए। इन्हीं लेवल्स के आसपास येस बैंक पर भी अनिल जी ने सलाह दी थी, और वहां से आपको 50% रिटर्न तो ऑलमोस्ट बहुत ही छोटे पीरियड में आगे, पर अभी भी अनिल जी कह रहे हैं कि वहां पे अच्छे रिटर्न आ सकते हैं। और अब वोडाफोन आइडिया एक ऐसा स्टॉक है लगभग उन्हीं लेवल्स के आसपास ये भी मिल रहा है, और यहां से पोटेंशियली ट्रिपल गेन्स दे सकता है। अनिल जी, बंसल जी से कहना चाहता हूं कि है ना, जी जी कमेंट है जी सर। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बंसल जी से भी राय ली जाए। और बंसल जी से राय लेने के पीछे एक वजह और भी है कि अगर गलती से वोडाफोन टर्न अराउंड ना हो इस साल और स्टॉक ना चले, तो थोड़ी ट्रोलिंग बंसल जी की भी हो जाए, सारी की सारी मेरी ना हो। वोडाफोन आइडिया में नतीजों के बाद दोनों तरह के व्यू बन रहे हैं। कुछ लोग नतीजों को देख रहे हैं, कुछ लोग आगे फंड रेजिंग को देख रहे हैं। तो कुशल और वरुण दोनों हमारे साथ तैयार है। वोडाफोन आइडिया बुल वर्सेस बेयर। तो शुरुआत कीजिए, कौन करेंगे, बुल या बेयर? पहले बुल कर लीजिए। बुल, चलिए। तो यहाँ पर सबसे बढ़िया पॉइंट मुझे लग रहा है नतीजों में अनिल जी, वो है इनकी ऑपरेटिंग मुनाफा और ऑपरेटिंग मार्जिन। इनफैक्ट यहाँ पर मैं देख रहा था, हमारे जो अनुमान था करीब 3900 करोड़ का, उसके मुकाबले वरुण ऑलमोस्ट 400 करोड़ ज्यादा 4300 करोड़ का ऑपरेटिंग मुनाफा कंपनी ने घोषित किया। यानी कि एक्सेप्शनल आइटम्स वगैरह जो भी है वो इसमें एनी विच वेज नहीं आते हैं। तो क्लियर फ्रंट पर अगर आप देखें तो मार्जिन में भी कंपनी ने बेहतरीन बढ़त दिखाई है। इनफैक्ट 36% के अनुमान के मुकाबले 39.3% के मार्जिन कंपनी ने रिपोर्ट किया। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट जो हम अनुमान कर रहे थे कि इस तिमाही में करीब 40 लाख ग्राहक जो हैं वो टूटते हुए नजर आएंगे, उसके मुकाबले केवल 50% यानी कि 20 लाख ग्राहक ही टूटते हुए दिखे। लेकिन ग्राहक टूटे हैं ना, और ये लगातार 7वीं तिमाही है कि ग्राहक टूटते ही जा रहे हैं। देखिए अनिल जी, एक महीना भी ऐसा नहीं जाता जब हम नहीं सुनते कि वोडाफोन के ग्राहक टूटे नहीं है। ये बात तो सही है। लगातार टूटे। और अनिल जी इसी स्पीड से अगर टूटते रहे ना तो एमटीएनएल बीएसएनएल के लेवल पे आ जाएंगे। ये हाल हो जाएगा इस कंपनी का। डेफिनेटली वरुण, पर कहीं ना कहीं आप देखिए कि बहुत बड़ी स्पीड कम हुई है। इनफैक्ट फर्स्ट हाफ ऑफ FY21 देखेंगे तो ऑलमोस्ट 1.93 करोड़ ग्राहक टूटते हुए नजर आए थे। उसके मुकाबले एक तिमाही में सिर्फ 20 लाख ग्राहक टूटे हैं। पर डेफिनेटली आपकी बात सही है कि 20 लाख ग्राहक टूटे हैं, पर स्पीड जो है वो काफी रिड्यूस होती हुई दिखी है। पर दूसरा पॉइंट यहां पर आपको इस चीज पर देखना होगा कि FY22 में जो आरपू की बढ़त है करीब 30% तक, यानी कि जो सीएलए से अनुमान करके चल रहा है वो काफी सिग्निफिकेंट, यानी कि अगले 5 क्वार्टर्स में अगर आप देखें तो यहां पर ऑलमोस्ट 5 से 6% की एवरी क्वार्टर आपको आरपू में बढ़त दिख सकती है। अब मुझे पता नहीं सीएलए से क्या सोच के बोल रहा है कि 30% या 5-6% के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिलेगी, क्योंकि पिछले एक साल में अगर आप देखें तो आरपू इसके कुछ बड़े नहीं है। अभी भी इंडस्ट्री में सबसे कम आरपू इसका है। आप भारतीय एयरटेल को देख लीजिए, पिछले एक साल में कितना आरपू बढ़ा है, 31 रुपए का। जियो को देख लीजिए, जो सबसे सस्ता कहता है अपने आप को, उसके आरपू कम से कम 23 रुपए भरे हैं। लेकिन इस कंपनी को देखिए 109 से बढ़ के सिर्फ 121, यानी कि करीब 12 रुपए के आसपास का इजाफा किया है। एक तो सबसे कम आरपू है, दूसरा सबसे कम ग्रोथ वाली कंपनी है ये। तो पता नहीं सीएलए से क्या सोच के कह रहा है कि 30% के आसपास बढ़ेंगे। बिल्कुल, तो उनका एस्टिमेट जो है हम अपने सामने हमने आपके सामने रखा है। पर तीसरा पॉइंट यहां पर वरुण अपने को देखना होगा कि जो 25,000 करोड़ रुपए फंड जुटाने की मंजूरी मिली थी सितंबर महीने में पिछले साल, अब वहां पर नए निवेशकों के साथ जो है कंपनी की बातचीत शुरू हो चुकी है। और अगर ये चीज हो जाती है पॉसिबल और फंड रेजिंग मिल जाती है तो आगे के लिए जो एजीआर बकाया है कम से कम 3 से 4 सालों के लिए, तो इनकी टेंशन दूर हो जाएगी। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस कंपनी की। कंपनी का काम क्या है? टेलीकॉम सर्विस देना। कंपनी पिछले 1.5-2 साल से कर क्या रही है? सिर्फ फंड जुटा रही है। तो ये एक एनबीएफसी कंपनी बन चुकी है जो हर क्वार्टर कहीं ना कहीं फंड रेजिंग के प्लान कर